बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लेक्चर 33 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर से हम इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। पॉइंट एस्टिमेशन के ऊपर भी बात करेंगे और फिर कुछ क्वालिटीज़ हैं पॉइंट एस्टिमेटर की, तो वक्त मिला तो उनको भी डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम मीन 1 माइनस मीन 2, इसको हम पिछली वीडियो के अंदर इसका फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ये नीचे दिया हुआ है। ये फार्मूला है इसका। और ये टेस्ट है जो अप्लाई होगा वो कंडीशन के ऊपर कि मैंने कहा था कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30 अगर आपका सैंपल का साइज़ लार्ज इनफ होना चाहिए, तो वो 30 से ग्रेटर हो या 30 हो। अब हमें सवाल दिया गया है कि बैटरीज कंपनी ए ने जो है उनकी मीन लाइफ रखी हुई है 4.3 ईयर्स एंड डेविएशन इज़ 0.6। बैटरी दूसरी कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है तो उसके जो लाइफ वो 4 ईयर रखी हुई है और डेविएशन 0.4 रखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखें कि रैंडम सैंपल ऑफ 49 बैटरी फ्रॉम कंपनी ए विल हैव अ मीन लाइफ ऑफ एटलीस्ट 0.5 ईयर्स मोर देन मीन लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ 36 बैटरी ऑफ कंपनी बी। तो सवाल ये है कि दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। एक कंपनी जो बैटरी दे रही है, चाहे वो कार की बैटरी है ना, कार की बैटरी, तो कार की बैटरी वालों के एक कंपनी और दूसरी कंपनी, उनके जो मीन लाइफ है, पहली कंपनी में मीन लाइफ थोड़ी ज़्यादा है, वो है 4.3, इसीलिए डेविएशन भी उसका ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और दूसरी जो कंपनी है उसकी मीन लाइफ जो बैटरी की है वो 4 ईयर है और डेविएशन भी 0.4 है। हमने टेस्ट करना है कि 49 बैटरी जो कंपनी ए की होंगी और 36 बैटरी जो कंपनी बी की होंगी, तो हमने देखना है कि एटलीस्ट 0.5 ईयर जो है मोर देन वो होनी चाहिए कंपनी बी से मीन लाइफ कंपनी ए की। कंपनी ए के बैटरीज की मीन लाइफ जो है वो 0.5 यानी आधा साल ज़्यादा होनी चाहिए कंपनी बी की बैटरी से। तो उसके जो बी के हमने बैटरीज के सैंपल लिया वो 36। तो यहाँ हमारे पास देखें दो सैंपल आए हैं, एक 49 है एक 36 है। दो मीन हमारे पास आई हैं जिनको हम एवरेजेस कहते हैं, वो हैं 4.3 और दूसरी है 4। दो स्टैंडर्ड डेविएशन हैं जो हैं 0.6 एंड 0.4। ठीक है, ये हैं। अब हमने मीन लाइफ बतानी है कि वो 0.5 ईयर कंपनी है कि जो बैटरीज हैं उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे पास जो डेटा आ गया वो पॉपुलेशन, जिसको हमने ए कंसीडर किया है, और उसमें से मीन 1 जो है वो 4.3 एंड जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.6 ईयर और सैंपल साइज़ जो है N1 इज इक्वल टू 49। ये पहला सैंपल हमारा 49 का था जो ए के लिए था। कंपनी ए को हमने पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी कंसीडर की। वो कंपनी अब पॉपुलेशन है, मैंने कहा था पॉपुलेशन
वो कंपनी भी हो सकती है, फिर वो उससे ऊपर टाउन भी हो सकता है, उससे ऊपर सिटी भी हो सकती है, ये मैंने आपको कहा था। तो आप किस मैनर में अपना डेटा को ले रहे हैं, एक स्मॉल एरिया को ले रहे हैं, एक लार्ज एरिया को ले रहे हैं, लार्ज इनफ एरिया को ले रहे हैं, आपकी सैम्पलिंग पे डिपेंड करता है। विद इन हाउस आप सैम्पलिंग ले रहे हैं, घर में भी ले सकते हैं ना किसी चीज़ की सैम्पलिंग, ठीक है, घर में सैम्पलिंग ले सकते हैं। आपके कोई औज़ार हैं, आपके बर्तन हैं, उनके सैंपल है जी, ये सैंपल है, इस सैंपल की ये क्वालिटी है, दूसरा सैंपल है उसकी वो क्वालिटी है, और ऐसी अच्छी क्वालिटी है या ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसके इतने बर्तन मज़ीद मंगवाने हैं। आप कार की बैटरी की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपके पास अगर घर में कार है तो आपको पता है कि ये एटलस वालों की है, फलां वालों की बैटरी है, ये वो जो भी कंपनी है बैटरी बनाने वाली। खैर उस डिस्कशन पे नहीं जाते, टाइम वेस्ट होगा। तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन 2 है आपके पास, एक कंपनी है, कंपनी भी आपके पास पहली कंपनी के जो आप पॉपुलेशन में उसमें आपको मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, सैम्पल साइज़ भी दिया हुआ है, वो ये लार्ज इनफ है, यहाँ पे Z टेस्ट लगेगा। कंपनी ए के ऊपर यहाँ पे क्लियर हो गया सैम्पल साइज से कि यहाँ पे जो टेस्ट लगेगा वो Z होगा, Z, ठीक है। कंपनी बी के डेटे को देखते हैं, सैम्पल साइज कहते हैं 36 है, तो यहाँ पे भी Z ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मीन 4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 है, और सैम्पल साइज जो है N2 जो है वो 36। अब हमारे पास ये गिवन डेटा था, अब हमने मीन को देखा, मीन हमारे पास आ गई म्यू एक्स यानी मीन 1 माइनस मीन 2, म्यू 1 माइनस म्यू 2, और ये सैंपल के और पॉपुलेशन की मीन में आपने फ़र्क करना होता है, सैंपल मीन या पॉपुलेशन मीन। तो ये जो मीन हमें दी हुई थी ये हमने सैंपल की मीन थी, सैंपल जो लिए थे ना, पॉपुलेशन इतनी, एक पॉपुलेशन ए है उसमें से सैंपल लिया था, पॉपुलेशन बी थी उसमें से सैंपल लिया था, तो वो म्यू से ज़ाहिर करते हैं उसको, ये याद रखना है थोड़ा सा, ये फ़र्क आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन है या सैंपल का मीन है। सैंपल का मीन x बार, पॉपुलेशन का मीन म्यू। तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू पुट की, आपके पास आ गए 0.3 ईयर्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी है, पॉपुलेशन का नहीं है बल्कि सैंपल का है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन S लिखा जाता है उसको, या कैपिटल में उसको। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइडेड बाय N1 करना है, और उसमें प्लस करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 को, और डिवाइड करना है N2 को, ठीक है। और फिर उसका आपने लेना है ये स्क्वायर। अब स्क्वायर लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं 36 वाले का क्या आया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 0. देखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर है ना, और दूसरा प्लस में हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर ले लें, या यहीं पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे ऊपर स्क्वायर डालें तो तब ही हो जाएगा, ठीक है। ये है ना, इस स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के स्क्वायर के लिए हमने 0.6 जो है 0.6 का ये वाला इसका स्क्वायर ले लिया, और नीचे 0.4 का स्क्वायर इसके लिए
स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर 0.36, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर 0.16। ये आपने लिख लिए यहाँ पे। डिवाइडेड बाय वो ये फार्मूला है, कोई इतने वो इसमें पंचायत नहीं है। सिंप्लीफाई किया तो 0.1086। ये सही आ रहा है, ये गलत आ रहा है, कैलकुलेटर से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अक्सर हैंडआउट्स के अंदर गलतियाँ भी हैं, मैंने चेक नहीं किया, आप चेक कर लें। लेकिन मेरे हिसाब से सही आ रहा है, क्योंकि 0 पॉइंट में आ रहा है तो आंसर इसी तरीके से आना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग। अब टेस्ट हमने लगाना है, हमें क्लियर है कि जेड टेस्ट लगेगा कि सैम्पल साइज लार्ज इनफ है। हमने उसको टेस्ट लगा दिया, जी टेस्ट का फार्मूला जो है ये सामने आपको दिया गया है। इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की, पॉपुलेशन मीन हमें मालूम थी, उसकी जगह हमने पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया था, वो हमने इससे डिवाइड कर दिया। हमारे पास जो बाकी बच गया, तो ये कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट नॉर्म एंड 0.1 प्रोबेबिलिटी आपके पास आई थी कि 0.5 ईयर जो है वो मोर लाइफ होनी चाहिए। तो ये हम चेक करते हैं कि इसकी मोर लाइफ बनती है या नहीं बनती है। इतनी सिंप्लीफाइड तो प्रोबेबिलिटी है कि x1 यानी मीन 1 माइनस मीन 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.5। अब हमने इसको लिखा मीन 1 माइनस मीन 2 इज इक्वल टू 0.5। तो हमने इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0.5 जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी ना चंदा मेरे, जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी वो यहाँ पे पुट कर दिया हमने। कहाँ पे? यहाँ पे। ये मीन जो हमें मालूम नहीं थी, इस ये डिफरेंस हमें मीन का मालूम नहीं था, यहाँ पे हमने वो प्रोबेबिलिटी दर्ज की, सिंप्लीफाई किया, 1.84 आ गई। 1.84 का हमने ये ग्राफ बनाया है, पहले भी मैं आपको बताया था। ये मीन का डिफरेंस है, ये मीन का डिफरेंस है, और ये प्रोबेबिलिटी 0.5 की। अब हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम इसको जी को लेते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1.84, और फिर हम 0.5 माइनस पी 0 लेस देन जी लेस देन 1.84। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? 0 यहाँ से शुरू करना है ना आपने, 0 से। 0 जो है वो लेस देन जी है, और जो जी हमने कैलकुलेट किया है वो लेस देन 1.84 है, हमने आंसर जो निकाला था जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया 0.0329, 0.0329। तो ये क्योंकि 1.84 ग्रेटर देन है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिया है, कैलकुलेट किया है राइट हैंड साइड पे। माइनस में होने की सूरत में अगर ये माइनस होता तो फिर यहाँ पे इसको हम लेते। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन की आपने बात की थी पीछे भी। का प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है सेम इसी तरीके का फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लें। प्रॉपर्टी ये है कि म्यू प्रोपोर्शन 1 माइनस प्रोपोर्शन 2, प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है
वो इक्वल है P1 माइनस P2 के। ठीक है, डिफरेंस P1 माइनस P2, अगर इसका मीन डिफरेंस जो है वो P1 माइनस P2, प्रोपोर्शन 1 माइनस प्रोपोर्शन 2। और दूसरा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका P1 Q1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस P2 Q2 डिवाइडेड बाई N2 और इसका स्क्वायर लिया है। और Q जो है वो 1 माइनस P होता है, आपको पहले से पता है, लिहाजा ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसमें कोई इतना वो इशू नहीं है। टेस्ट कौन सा लगेगा, Z लगेगा, जो भी लगेगा वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर क्वेश्चन में देखें तो सैंपल साइज कितना दिया हुआ है जी। 20% एटलीस्ट 100। अच्छा जी, ये तो बहुत ज़्यादा है, 100 दिया हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लार्ज इनफ है, जी टेस्ट लगा, जी टेस्ट लगा के उसी तरीके से आपने फार्मूला दिया हुआ है और आपने इसको सॉल्व करना है। अब पॉइंट एस्टिमेशन की बात करते हैं, क्योंकि एक मैंने ऊपर आपको बता दिया किस तरीके से हो रहा है, तो अब दूसरा भी मैं बताऊं तो वो फार्मूला आपके पास है, इशू नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर, इसके ऊपर एक वीडियो पहले से अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड एन एस्टिमेट अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेशन फ्रॉम द सैंपल। सिंगल वैल्यू जो होती है दैट इज़ लाइकली टू बी क्लोज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन पैरामीटर। तो सिंगल वैल्यू के ऊपर जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो वो पॉइंट एस्टिमेशन होती है। और एस्टिमेटर क्या होता है और एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है अननोन पैरामीटर की, ऑब्टेन बाय अप्लाइंग अ रूल और फार्मूला कॉल्ड एस्टिमेट। एस्टिमेटर जो है वो फार्मूला है, वो रूल है जो अप्लाई किया जाता है, और एस्टिमेट वो है जो अननोन वैल्यू होती है जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ठीक है जी, x1 x2 xn n जो है टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, अदर वर्ड्स द एस्टिमेटर स्टैंड फॉर द रूल ऑफ मेथड दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पैरामीटर। ये आपने ये डेफिनेशन ही याद रखनी है, पॉइंट एस्टिमेशन की, एस्टिमेट और एस्टिमेटर की, क्योंकि ये MCQs में पूछी जाएगी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी जो 3 क्वालिटीज़ हैं, या तो वो पूछ सकता है कि क्वालिटी कितनी है, 3 है, या ये 3 के नाम दे के पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एस्टिमेट की क्वालिटी नहीं है। या फिर ऐसा कर सकता है कि इनमें से कोई एक नाम दे के बाकी कुछ और नाम दे के वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एस्टिमेट की जो क्वालिटी है। तो अनबायसनेस इसकी एक क्वालिटी है गुड एस्टिमेट की, कंसिस्टेंसी इसकी है, और एफिशिएंसी, ये 3 क्वालिटीज। तो बायसनेस कब होती है? आपका एस्टिमेट अनबायसनेस होना चाहिए कि उसके अंदर बायसनेस न पाई जाए। एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबायस्ड इफ द स्टैटिस्टिक use an estimator has its expected value equal to the true value। जी, ये जो है अगर ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाए, एस्टिमेटेड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाए, एस्टिमेटेड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो फिर वो अनबायस्ड हो जाएगी। और ये नीचे उसकी मिसाल भी दी हुई है। अच्छा जी, ये हमारे पास एग्जांपल है।
फॉल्टी आइटम और उसकी प्रोबेबिलिटी की। तो यहाँ पे वैल्यू 2 निकली हुई है, हमने ऊपर किया हुआ भी है ये सवाल, और 2 हमारे पास वैल्यू आई। ये पिछली वीडियो में किए हुए हैं हमने बताना है अनबायसनेस से बायसनेस की बात हो रही है। आप ये एस्टिमेट हम ले रहे हैं, ये वाला एस्टिमेटेड वैल्यू और वो वैल्यू आपस में बराबर हों तो फिर वो अनबायसनेस है, ठीक है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। अब कंसिस्टेंसी, ऊपर में एग्जांपल कराने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं की है कि उस पर सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि ट्रू वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू इक्वल हो। अगर वो इक्वल नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप ट्रू वैल्यू मीन की ले रहे हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन की ले रहे हैं। देखें, एस्टिमेट आप मीन कर रहे हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं या वेरिएंस कर रहे हैं, वो ट्रू वैल्यू जो है मीन की उसके साथ, और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसके साथ, और वेरिएंस है तो उसके साथ मैच करना चाहिए, सेम होनी चाहिए। नहीं है तो फिर वो पहली क्वालिटी जो है वो यहाँ पे नहीं है। दूसरी जो कंसिस्टेंसी जो है कि एस्टिमेट जो है ये जो थीटा बार की तरह ज़ाहिर हो रहा है, सेट टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ़ ऑफ द पैरामीटर, ये पैरामीटर है हमारे पास थीटा, फॉर एनी आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी estimator is called consistent estimator of the parameter if the probability that the parameter is very close to estimator जो है क्लोज हो थीटा के, for any arbitrary small positive quantity वो क्या हो, क्लोज हो। तो यहाँ लिमिट है पी, और एस्टिमेटर में से आपने वो पैरामीटर को किया है डिफरेंस, और लेस देन ई इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि 1 के करीब तरीन होना चाहिए कंसिस्टेंसी इसकी। आपका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, जब इन टोटल हम उसको करते हैं तो 1 के करीब तरीन इसकी जो है वो वैल्यूज़ फॉलो होनी चाहिए। बाकी फार्मूलाज ये दिए हुए हैं, और इसके अंदर एरर्स भी होती हैं जो स्टैंडर्ड हो सकती हैं, सैम्पलिंग एरर हो सकती हैं। वो एरर जो है वो एक एरर तो आपकी मेजरमेंट की एरर हो सकती है, एक एरर आपके फार्मूलेशन की एरर हो सकती है, फार्मूला गलत लग सकता है, पैमाइश गलत हो सकती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये एरर्स तो यहाँ पे हैं। तो जी कंसिस्टेंसी जो है वो आलमोस्ट जो है वो जो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो 1 से नज़दीक तरीन होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आपके पास आई है वो वैल्यू रिपीटेड होती रहे। कंसिस्टेंट होता है किसी भी वैल्यू का जो होता है वो सेम आंसर, लगभग सेम आंसर आता रहे। हल्का फुल्का फ़र्क उसमें हो सकता है, लेकिन लगभग ऑलमोस्टली करीब 3 आंसर जब आता रहे तो कंसिस्टेंसी काउंट की जाती है। और जब
आंसर के अंदर गैप आ जाए, एक दफ़ा आपने जो फार्मूला लगाया उसका आंसर और दूसरी दफ़ा फार्मूला लगाने से जो आंसर है उसके अंदर अगर ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। बहरहाल यहाँ पे आपने फार्मूलों को याद रखना है। आगे लेक्चर नंबर जो है वो 34 है और उसके अंदर एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे, मूवमेंट्स, लीस्ट स्क्वायर और लाइक्लीहुड यहाँ पे डिस्कस होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।